हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कस्टम क्लासेस में। और हम लोग अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है। कल मैंने आपको उसके थोड़े बहुत बेसिक्स बताए थे बीआरएस के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके ही रिलेटेड मैं आपको एक आज छोटा सा प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ, ताकि जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसको हम लोग कैसे अपने आंसर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसको मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये 4 ट्रांजैक्शन का एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको हम लोग लेके चलने वाले। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमें क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में, पढ़ना स्टार्ट करो। तो ऑन 31 मार्च 2019 आपको एक मंथ की जिसकी बनानी है उसकी आपको एक एंडिंग डेट दे रखी है। ठीक है, 2019 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹49,000। सो हम लोगों को अब क्या समझना है इस चीज से, हम लोगों को ये समझना है कि सबसे पहले हम लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं। याद है ये कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, और जब मैं कहती थी कि डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस बीडी मेरा इधर आया होगा, मतलब जो मेरी डेबिट साइड का टोटल था वो मेरे क्रेडिट साइड से ज्यादा था। ठीक है, ओके। नाउ अब डेबिट बैलेंस हमारे लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि हमारा एसेट अभी हमारे लिए एग्जिस्टेंस में है ना। तो हम लोग इसकी अब जब हमें गिवन होता है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो हमको कहाँ लिखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक प्लस थिंग है। ठीक है, हमारे लिए एक एसेट है, उसको हम लोग लिखते हैं यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक, कितना? 49,000 हम लोग यहां पर लिख देंगे प्लस साइड। ठीक है, क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस था। नाउ हमें क्या हुआ, जब हम लोग अपनी पासबुक पीरियड के एंड में जब हम लोग अपने पासबुक और कैश बुक को कंपेयर कर रहे थे, तो हमें अमाउंट में डिफरेंसेस दिखे। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे पता चला कि मेरे पासबुक का बैलेंस मेरे कैश बुक से तो कम दिखा रहा है, मतलब जो ट्रांजैक्शन मेरे बैंक ने मुझे रिकॉर्ड करके दिए हैं वो कम थी। और मैंने कुछ आइडेंटिफाई जब करी डिफरेंसेस में, सारी ट्रांजैक्शन को मैच करती हुई चल रही थी कि कौन सी मैंने अपने में रिकॉर्ड करी है और कौन सी पासबुक में बैंक ने रिकॉर्ड करके दिया है, तो मुझे कुछ डिफरेंसेस मिले। ठीक है, तो इन डिफरेंसेस का ही हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस का नहीं बनाते। ठीक है, और जो भी बैंक से रिलेटेड होगी। ठीक है, सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शंस जो आपने कैश बुक बनाते वक्त अपने बैंक के कॉलम में डेबिट या क्रेडिट की होगी, उन ट्रांजैक्शंस को लेते हुए चलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ट्रांजैक्शन आई, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब ये है, सबसे पहले ये 2 वर्ड्स देखो, चेक इशूड। चेक इशू कौन करता है? हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब हमने अपने एट द टाइम ऑफ पेमेंट करते वक्त जब हमने बैंक से पेमेंट करी और ये लिखा कि हमने पेमेंट थ्रू चेक से करी है, तो हमने अपनी एंट्री क्या करी थी? जर्नल एंट्री, एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इस वक्त हम लोग ये करा करते थे। नाउ हुआ क्या कि जो सपोज मेरा बैंक का बैलेंस था 10,000, ठीक है, कैश बुक के अकॉर्डिंग और पासबुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने तो अपने अकाउंट में से 6,000 निकाल दिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैंने पेमेंट कर दी, लेकिन जो एक्स था वो बैंक पहुंचा ही नहीं, मतलब अपने बैंक में जाके या फिर मेरे बैंक में जाके उसने वो चेक डिपॉजिट नहीं किया। ठीक है, ताकि वो कैश निकाल सके उससे बाहर। तो जो भी है, उसने वो जाके अपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाया, जिसकी वजह से मेरे अकाउंट में से, मेरे बैंक के अकाउंट में से ट्रांजैक्शन डिडक्ट ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये तो 10,000 के 10,000 ही रहे, है ना, ये 10,000 के 10,000 ही रहे। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैं पासबुक को नहीं छेड़ सकती, मैं सिर्फ कैश बुक को छेड़ सकती हूँ। ठीक है, तो पासबुक को मैं 10,000 ही स्टैंडिंग रखूंगी और इसको वापस से 10,000 बनाने के लिए मैं इसमें 6,000 वापस से ऐड कर दूंगी। इसका मतलब मुझे यहां लिखना होगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, सिर्फ इतना लिख दोगे आप, वो भी बहुत रहेगा। यहां लिख दो 6,000, मतलब वो मुझे प्लस करना है, इसलिए मैं उसको प्लस साइड लिखूंगी। ठीक है, नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड
of ₹8,000 and credited it, but that was not recorded in cash book. अब हुआ क्या, कुछ इनकम ऐसी होती है जो डायरेक्टली बैंक में आ जाती है, ठीक है, तो बैंक के उसमें वो रिसीव हो गई और उसका नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया, ठीक है, हमारे पास मैसेज नहीं आया बैंक की तरफ से, तो हमें पता भी नहीं चला कि वो इनकम हमें हुई है। अब देखो, ठीक है, वापस से हम यहाँ पर 10,000 की सिचुएशन पे आ गए, ठीक है, ये पासबुक के हिसाब से और ये कैश बुक के हिसाब से, ओके। अब उसने तो 8,000 का डिविडेंड रिसीव कर लिया, उसने तो अपने 18,000 कर लिया बैंक वाले ने, लेकिन मुझे नहीं बताया, ठीक है, मुझे बताना भूल गया कि आपको 8,000 रुपए मिले हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे ये 10,000 को 18,000 के बराबर लेके जाना है, इसका मतलब मैं कैश बुक में भी अपनी तरफ 8,000 प्लस करूंगी, ठीक है। तो क्या करूंगी फिर मैं यहां लिखूंगी डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, और क्योंकि ये मुझे प्लस करना पड़ेगा, है ना, प्लस करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिखूंगी 8,000 रुपए, ठीक है, प्लस साइड पे। अब तीसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं, बैंक चार्जेस 400 वर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब क्या हुआ, आपको पता है कि बैंक अपने कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है हमारे अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, तो उसने वो चार्जेस मेरे पास, सपोज अब हम लोग 18,000 का अमाउंट लेकर आ गए अपने पास, ठीक है, उसने वो 400 रुपए अपने में से डिडक्ट कर दिए, मतलब मेरे जो बैंक में पैसे पड़े हुए थे उसमें से उसने ऑटोमेटिकली डिडक्ट तो कर लिए, वो अपना तो 17,600 पे ले गया बैलेंस, लेकिन मुझे तो बताया ही नहीं कि तुमने बैलेंस कट किया। और कोई भी अगर एक्सपेंस मेरा इस साल का हो रहा है तो उसे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना, अब मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे रिकॉर्ड करना था। अब मैं क्या करूंगी, इन 18,000 को 17,600 के बराबर लाने के लिए मुझे भी इसमें से फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, तो रिड्यूस करना पड़ेगा, तो आप यहां लिखोगे 400 और इसकी यहां पर वो दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे इसका, बैंक चार्जेस, ठीक है, या फिर बैंक चार्ज 400, थोड़ा ऊपर हो गया, ओके। नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन इज अ चेक ऑफ 6,000 वाज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, क्रेडिटेड या क्लियर्ड। अगर इन तीनों में से कोई भी ऐसा एक वर्ड लिखकर आ जाता है आपके पास कि आपने चेक डिपॉजिट किया, ठीक है, आपको किसी कस्टमर ने आपके चेक दिया, चेक से पेमेंट करके गया वो आपके पास, और आप बैंक के पास गए और बैंक में आपने उसे सबमिट करा दिया कि भैया ये पैसे हैं, ये तुम चेक के थ्रू मुझे मिले, इनको मेरे अकाउंट में डाल देना, ठीक है, लेकिन वो उनका हो गया लंच और उनका फिर उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया और बैंक बंद होने का टाइम आ गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अभी हमने ना डाला नहीं, ठीक है, हमने डाला नहीं और आपने डाल लिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो मैंने तो अपने बैंक में एंट्री कर दी कि मैंने बैंक, क्योंकि हम लोग ये करते थे ना, जब हमें चेक से पेमेंट रिसीव हो जाती थी और जब हम लोग को डिपॉजिट करते हुए जाते थे, ठीक है, जब हम लोग उसे डिपॉजिट करते थे तो फर्दर, है ना, कि हमने तो मान लिया कि मेरे बैंक के अकाउंट को, ठीक है, कि मेरे बैंक में मैंने पैसे डलवा दिए हैं, तो मैंने तो यहाँ पर अपने 6,000 रुपए प्लस कर लिए, ठीक है, 10,000 में 6,000 प्लस कर लिए, लेकिन इन्होंने तो करे ही नहीं, ठीक है, इन आलसी लोगों ने अभी तक पैसे नहीं डाले मेरे बैंक में। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास ये 16,000 है रुपए, बट क्योंकि मैं इस चीज से बंधी हुई हूं कि मैं पासबुक को नहीं छेड़ सकती, पासबुक के अमाउंट के साथ कोई हेर फेर नहीं कर सकती, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने 16,000 को पासबुक के 10,000 के बराबर करने के लिए 6,000 माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप यहां क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड, मतलब आपने चेक डिपॉजिट कर दिया था, लेकिन बट नॉट, अगर आपके क्वेश्चन में कलेक्टेड लिखा है तो कलेक्टेड वर्ड लिखोगे, क्रेडिटेड लिखा है तो क्रेडिटेड लिखोगे, या क्लियर लिखा है तो आप क्लियर लिखोगे, ठीक है, ये लिखोगे आप सिंपल डिस्क्रिप्शन बाय बैंक, और यहां लिख दोगे माइनस, क्योंकि मुझे माइनस करना था। अब बारी आती है इसको बैलेंस करने की, ठीक है, अब यहां हमारी बारी आई बैलेंस करने की। अब जो सा भी बैलेंस आएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन कैश बुक के बैलेंस के साथ, तो अब मुझे पता है कि ये एंड कहां के बैलेंस पे होगा, पासबुक के बैलेंस के पास, ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक, ओके। नाउ
इसका टोटल करो, सपोज देखने में पता चल रहा है कि इस तरफ का टोटल हमारा ज्यादा है और इस तरफ का कम है ना, तो हम इसे टोटल कर लेंगे। 49 प्लस 14,000 ये हो गया आपके 63,000। ठीक है, ये हुआ आपका 63,000 और ये भी 63,000 आ जाएगा। अब आपको लिखना क्या है यहाँ पर, 63,000 माइनस 600 एंड 6,400 इन दोनों का टोटल। ठीक है, तो आपका कितना आया, ये आपका आया 53 है आई गेस, तो ये आएगा आपका 56। ठीक है, ये आया आपका 56,600। ठीक है, लेकिन अब हम इसे लिखेंगे कहां पे। अब मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ शॉर्टफॉल होता है, जिस तरफ कमी होती है, हम उसकी तरफ लिख देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मैंने कैश बुक से अपना स्टार्ट किया था और कैश बुक में ये मैंने बोला था कि क्योंकि कैश बुक में मेरे पास पैसा डेबिट में पड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसे प्लस साइड लिखूंगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त मैंने प्लस साइड को डेबिट साइड माना है, तो माइनस साइड को क्या माना होगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब बैलेंस एज पर पासबुक मेरा कहां लिख कर आया है, क्रेडिट साइड पे। और मैंने ये आपको कल बताया था कि जब हम लोग ये लिखते हैं क्रेडिट, बैंक में पड़ा हुआ मेरा क्रेडिट जो होता है वो मेरा पॉजिटिव होता है, मतलब मेरे बैंक में डिपॉजिट इतना पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब मेरे पास अब फाइनली मेरे पास बैंक में और उसका जो एरर का इश्यू था वो मेरे पास सामने आ गया। ठीक है, तो अब मेरा ये वाला अमाउंट इसके साथ बैलेंस में कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, समझ गए। अब नहीं समझ में आए तो फिर मेरे को क्या कर सकते हो आप, या तो कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, नहीं तो इसको दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूं। अब देखो, कल के उसमें चलते हैं एक बार सिनारियो में फिर से। कल मैंने आपको 2 चीजें बताई थी मेन। ठीक है, एक एक स्टेप करके देखेंगे हम इसमें। मैंने आपको 2 तरीके के ओपनिंग बैलेंसेस बताए थे। ठीक है, एज पर हम लोग बैलेंस ओपन करते हैं एज पर, बताओ, कल मैंने आपको 2 तरीके के बैलेंसेस बताए थे ओपनिंग के, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहां से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बैलेंस एज पर ये कैश बुक। ठीक है, से स्टार्टिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस आप कह सकते हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए। तो मैंने आपको 2 टाइप के बैलेंसेस बताए थे कि हम या तो अपना क्वेश्चन कैश बुक के साथ स्टार्ट करते हैं या फिर हम लोग अपना क्वेश्चन पासबुक के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उन दोनों में 2 तरीके के बैलेंसेस आपके पास आएंगे। ठीक है, उन दोनों क्वेश्चंस में आपके पास 2 तरीके के बैलेंसेस आएंगे। 1 मिनट में दिखाती हूं आपको। देखो, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक 2 तरीके के होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और पासबुक में भी डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट को मैं फेवरेबल कैश बुक के लिए और क्रेडिट को फेवरेबल पासबुक के लिए बोलती थी। ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस होता था मेरा अनफेवरेबल अगर कैश बुक में मेंशन है, और अगर डेबिट बैलेंस पासबुक का दे रखा है तो वो भी मेरे लिए अनफेवरेबल होता था। ठीक है, अब ये 2 तरीके के मैंने आपको बैलेंसेस बताए थे, है ना, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इनको अगर आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है या फिर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो आप उसे फेवरेबल बैलेंस मानोगे। ठीक है, और फेवरेबल बैलेंस का मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त आप उसे पॉजिटिव में लिखोगे। ओके, तो मैं उसको यहां पर अपने पॉजिटिव में लिखती हुई चलूंगी। अगर सपोज ये क्वेश्चन को अगर मैं छुपा दूं, यहां लिखती अगर मैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है पासबुक में कि मेरा डिपॉजिट जो है बैंक के पास मेरा पैसा पड़ा है ना, मतलब मेरा पैसा बैंक के पास है, इसका मतलब मेरे पास एसेट अभी स्टैंडिंग है मेरी, इसलिए हम उसे पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक है, और वहीं अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश बुक का क्रेडिट या फिर पासबुक का डेबिट, तो आप उसे अनफेवरेबल बैलेंस मानोगे और स्टार्टिंग में ही उसको सबसे पहले आप लोग माइनस साइड पर लिखोगे। ठीक है, अगर सपोज यहां पर लिखा होता मेरा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैं उसे यहां नहीं लिखती, फिर मैं उसको माइनस साइड लिखती। ठीक है, समझ गए। अब देखो, ये रिवाइज एक बार 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और इस चीज को पढ़ो।
ठीक है, इतने में आपका दूसरा नोट लेकर आती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं पॉइंट वाइज सब कुछ आपको समझाने वाली हूँ बीआरएस की ट्रीटमेंट्स को, ठीक है, तो मैं उसी को लेके चल रही हूँ। और उसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं हमारे फेवरेबल बैलेंसेस की ऊपर डिस्कशन। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है, कुछ कुछ याद आया ना? फेवरेबल बैलेंसेस हमारे कौन कौन से होते हैं? फेवरेबल बैलेंसेस हमारे वो होते हैं अगर आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है या फिर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो वो आपके लिए फेवरेबल बैलेंस होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं दोनों टाइप की ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है, थ्योरी में पढ़ना है आपकी बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं हमारी एक्चुअल चीज पे। ठीक है, ये चीज जो मैंने लिखी है मैं आपको हर ट्रांजेक्शन के साथ समझाने वाली हूं, तो उसको देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब हम अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा? इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी आपकी क्वेश्चन को स्टार्ट करते वक्त। ठीक है, दोनों नहीं आएंगी, इन दोनों में से कोई एक से स्टार्ट करोगे। या तो आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करोगे या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करोगे। ठीक है, और क्योंकि दोनों ही हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस होते हैं इसलिए वो दोनों ही प्लस साइड लिखे जाएंगे। ओके, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज हमें ये बताती है कि हमारा एसेट अभी हमारे पास है, इतने रुपए का हमारे पास एसेट है, इस वजह से ये दोनों पॉजिटिव में लिखे जाते हैं। ओके, क्योंकि अगर आपको याद हो, अब जिन्होंने कल मेरी क्लास नहीं ली और जिन्होंने रिवाइज नहीं किया उनको शायद याद ना होगा। ठीक है, डेबिट कैश बुक में के हिसाब से डेबिट मतलब प्लस होता है और पासबुक के हिसाब से क्रेडिट मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो फिर से बता दिया है मैंने। इस वजह से जब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी लिखा गया तो वो आपका प्लस में आएगा। तो अब हम लोग ना हर ट्रांजेक्शन को देखेंगे। मैंने आपको कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है 17। ठीक है, उसमें मैं आपको एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक दोनों बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको कैश बुक के हिसाब से समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि हमारा इन दोनों में से कोई एक बैलेंस आता है। ठीक है, या तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, अब हम लोग चलते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, आपने चेक काट के दे दिया अपने सप्लायर को कि जाओ बेटा पेमेंट ले लेना बैंक से, लेकिन वो बैंक नहीं पहुंचा। ठीक है, अब बैंक नहीं पहुंचा, बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ, जब डिडक्ट होगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी तो आपके अकाउंट में पैसा है ना, तो वापस ऐड कर दो, है ना, तो हम लोग इसको वापस से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इंटरेस्ट और या फिर कोई भी इनकम या पेमेंट आपको डायरेक्टली बैंक में रिसीव हुई है। ठीक है, लेकिन आपको बैंक ने रिसीव कर ली लेकिन आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स का सेम मीनिंग है, या तो आपको डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक लिख कर आएगा या फिर ये लिख कर आएगा कि क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, मतलब आपके बैंक ने तो ये बोल दिया कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आई, इसलिए आपको पता ही नहीं चला। तो दोनों केसेस में आप क्या करोगे, आप लोग अमाउंट को प्लस साइड लिख दोगे। ठीक है, अब ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कोई पेमेंट था, ठीक है, या फिर कोई भी पेमेंट ऐसा आपको करना था जो कि आपने बैंक को दे रखा था, एक वो दे रखी थी, क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर पास कर रखा था, या फिर कुछ भी कोई डायरेक्शन दे रखी थी कि जैसे सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम है या फिर रेंट है, आप हर महीने इसको हर महीने डिडक्ट होते रहेंगे। ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को बैंक ने डिडक्ट कर दिया, बैंक ने अपने बिहाफ से पेमेंट कर दी, लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आई कि आपके बैंक अकाउंट में से पैसा हमने काट लिया है। ठीक है, तो डेबिटेड मतलब काट लिया है, डिक्रीज कर दिया है, विड्रॉ कर दिया है आपके बैंक से। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में बैंक ने डिडक्ट किया, आपने डिडक्ट नहीं किया, तो आप उसे आप भी उसे डिडक्ट कर दो। ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखो, जब हम लोग पेमेंट करते हैं ना, ट्रांजेक्शन करते हैं गुड्स की, ठीक है, तो एक तरीके से जब आपने क्रेडिट पे की,
ठीक है, क्रेडिट पे सामान बेचा, तो सिर्फ इंसान के बोलने पे ही नहीं रहते, हम लोग उससे ना एक उस पे ले लेते हैं, क्या कहते हैं, लिखित में ले लेते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट ले लेते हैं कि इस डेट पे मैं इनके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, उसे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज रिलाइज अगर बैंक के बिहाफ पे पेमेंट होती है इसमें। ठीक है, बैंक आपकी पेमेंट रिसीव करता है, या फिर अगर आपको किसी को देना है तो उसे देता है। ठीक है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज रिलाइज मतलब कि आपको पैसा मिला है, आपको पैसा मिला, बैंक ने तो ले लिया, आपको बताया नहीं, तो आप भी स्वाद चेक कराओ। ठीक है, आपने भी प्लस कर दिया। अब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय बैंक, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड लिखकर आता है, सेम ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में उसका पैसा अभी तक नहीं आया। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, या तो बैंक वालों का मन नहीं करता कभी कभी काम करने का, वरना ऐसे का चांसेस बहुत कम होते हैं। कभी कभी लोड ज्यादा होने की वजह से 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। ओके, तो ऐसा क्या होता है ना, हमने तो खुशी खुशी ये मान लिया कि भैया हमारे पास पैसे आए, वाह भाई वाह, लेकिन बैंक ने अभी नहीं किए, तो एक्चुअली में बैंक अकाउंट में अभी पैसा आया नहीं है। कोई बात नहीं, जब आएगा तब ऐड कर देंगे, लेकिन अभी के लिए माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। अब बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। डेबिटेड का मतलब, अगर बाय बैंक लिखा है ना, डेबिटेड बाय बैंक, इसका मतलब आपके बैंक वालों ने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए। सिंपल शब्दों में ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि हमें तो याद है पासबुक के हिसाब से, मतलब बैंक अकाउंट के हिसाब से, जो मेरा पीएनबी में बैंक खुला हुआ है, उन बैंक वालों के हिसाब से अगर वो डेबिट करते हैं, इसका मतलब मेरे अकाउंट में से पैसा निकाल रहे हैं। तो इसके केस में उन्होंने आपके अकाउंट में से पैसे काट लिए, लेकिन आपको नहीं बताया, तो आप लोग भी काट दो, कोई बात नहीं, आप भी डिडक्ट कर दो, क्या दिक्कत होती है। ये एक ऐसा वर्ड भी लिखकर आता है, इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, मतलब कि ये होने थे, हर उसका बनता है कि आपको हर महीने ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आप बैंक ने तो डिडक्ट कर लिया, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उन्होंने डेबिट किया तो हम भी अपने में से माइनस कर देंगे, तो माइनस साइड लिख दो। नाउ व्हाट हैपेंड कि अगर कोई एक्सपेंसेस हैं, जो वही स्टैंडिंग डायरेक्शंस आपको दे रखी थी कि ये एक्सपेंसेस जो थे वो आप पे कर दो, तो बैंक ने आपके एक्सपेंसेस पे कर दिए, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि आपके बैंक में से पैसा कट गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उन्होंने पैसा काट लिया तो हम भी काट देंगे अपने में से, माइनस कर दो। ठीक है, अब ऐसा होता है, देखो, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक मतलब कि बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में से पैसा निकाल लिया। ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ये बेवकूफी वाली बातें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन के साथ खेलने का मन है एग्जामिनर का, पढ़ लेंगे हम ये भी। तो अगर ऐसा कोई सीन आता है कि ये लिख कर आए कि रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, अब बैंक ने पैसा काट लिया, आप पासबुक को नहीं छेड़ सकते, आप सिर्फ कैशबुक को छेड़ सकते हो। कोई बात नहीं, दुख की स्थिति है, हम लोग उसको वापस से बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए उसे माइनस कर दो ताकि अमाउंट बैलेंस हो जाए। ठीक है, और अगर गलती से आप सपोज सोचो कि आपके अकाउंट में पैसा गलती से ट्रांसफर हो जाए, है ना, आपके बैंक अकाउंट में गलती से पैसा आ जाए, तो कितनी मजे की बात होगी। बाद में वापस करना पड़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ले लो मजे, है ना, तो कोई बात नहीं, हम भी प्लस कर लेंगे, है ना। अब बाकी की ट्रांजेक्शन देखो, ये अंडर कास्टेड और ओवर कास्टेड वाली मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी पहले ये देखो। बिल पेबल डिस्काउंटेड। अब पेबल का मतलब तो हमें बेसिक समझ में आ गया कि हमको पे करना भैया। ठीक है, जिस चीज का हमको पैसा देना है वो बड़ी दुखदाई चीज होती है। एक सेकंड रुको जरा, खुशी खुशी में हेडिंग ही डालना भूल गए। चलो आगे देखते हैं। बिल पेबल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी को प्रॉमिस किया, आपने सामान खरीदा, ठीक है, आपने सामान खरीदा था सपोज 2000 रुपए का, ठीक है, ये हमारी थी परचेजेस। अब क्या हुआ, आपने अपने, ये क्रेडिट परचेज थी, ठीक है, आपने अपने सप्लायर या फिर अपने क्रेडिटर को ये बोला कि मैं ऐसा करता हूं, आपको 2 महीने बाद, ठीक है, पैसे दे दूंगा। अभी आप ये लिखित में ले जाओ कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा, और ये जाके ना मेरे बैंक में दे देना, आपको इसके बदले मेरा बैंक पेमेंट कर देगा। ठीक है, अब बैंक ने आपका बीड़ा उठाया है, मतलब आपकी सरदर्दी अपने सर पे लिया है, तो वो क्या करता है, उसके चार्जेस काट लेता है। ठीक है,
अब भैया आपके बिहाफ पे कोई और पेमेंट करने बैठ रहा है, आप उससे वो काम करवा रहे हो जो उसका काम है भी नहीं, तो वो पैसे तो जरूर लेगा आपसे, है ना। तो उसने क्या किया, कमीशन के तौर पे ये डिस्काउंट के नाम पे आपसे पैसे काट लिए। अब उसने काट लिया, कोई बात नहीं, हम भी काट लेंगे, ठीक है, हमने भी माइनस की तरफ लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि डिस्काउंट करवाया, ठीक है, इस पे ज्यादा लोड मत दो, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना देखो कि बैंक ने जिम्मेदारी ली थी कि ठीक है हम आपके बिहाफ पे पैसा ले लेंगे और पैसा दे देंगे। अब पैसे लेने की जब बात आई तो पता चला कि सामने वाले तो ठन ठन गोपाल है ना, मतलब उनके पास तो चिल्लड़ भी नहीं है देने को। तो ऐसे में क्या हुआ, बैंक ने को आया गुस्सा, बैंक ने आपके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट कर लिया। अब बैंक ने डिडक्ट कर लिया तो कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे डिडक्ट, ठीक है। अब अंडरकास्ट और ओवरकास्ट मैं आपको बताऊंगी आपके पासबुक को एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है। अब पहले फिर हम लोग सेम ट्रांजेक्शन्स को पासबुक के नजरिए से देखते हैं, ठीक है। अब हम बन गए खुदा आदमी, ठीक है, अब हम बन गए बड़े लोग, भगवान बन गए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता है क्योंकि हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है, हमें अकाउंटिंग के सारे रूल्स आते हैं, हम लोग कैश बुक को प्रिपेयर करते वक्त बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते, जो भी गलती हुई है वो पासबुक से हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किस बेसिस पे बनाएंगे कि हम लोग पासबुक को एडजस्ट करेंगे अपने कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से, ठीक है। चलो, तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में ये होगा, सबसे पहले तो एक छोटा सा पेपर बना के मैं आपकी ये वाली ट्रांजेक्शन्स को ढक दूंगी, ठीक है, ताकि आपको दिखाई ना दे और आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब दिख रहा है, ठीक है, ये वाली ट्रांजेक्शन अब हमने ढक दी, ठीक है। अब देखो, हम लोग सबसे पहले तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से। क्रेडिट बैलेंस मतलब मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है भाई, ठीक है, तो जो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है हम उसको पॉजिटिव साइड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव वाला बैलेंस है। अब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। अब क्या है, आप लोग ने पेमेंट करते वक्त अपना चेक काट के दे दिया पास, क्योंकि वो बंदा पेमेंट लेने नहीं गया अपनी बैंक के पास और ना बैंक ने डिडक्ट किया था। अब आपने बैंक से बोला कि ऐसा है, हमसे तो कोई गलती होती नहीं और हम नहीं करेंगे एक भी काम, तुम जाओ अपने उसमें से अकाउंट में से डिडक्ट करो। कोई बात नहीं, हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, कर लेंगे, बाद में कभी ना कभी तो पेमेंट लेगी ना, कभी ना कभी तो जाके वो बंदा अपना पेमेंट लेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिडक्ट कर देंगे पासबुक के बैलेंस में से, ठीक है। तो ठीक है, हमने पासबुक के बैलेंस से डिडक्ट कर दिया। अब कोई भी ऐसी इंटरेस्ट इनकम या फिर कुछ भी तरीके की पेमेंट जो बैंक ने रिसीव करी लेकिन आपको पता ही नहीं चला, ठीक है। अब आपको पता नहीं चला, आप तो अपनी कैश बुक को हाथ नहीं लगाओगे, हमें पता नहीं चला, कोई बात नहीं, हम अपना पासबुक में से भी उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। वही सेम चीज अगर बैंक में क्रेडिट हुई थी, आपने अपनी कैश बुक पे ऐड नहीं करी, कोई बात नहीं, पासबुक से भी माइनस कर दो। कोई भी ऐसा चार्ज था जो बैंक ने आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लिया था, ठीक है, बैंक ने आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लिया था, आपने और आपको उसने बताया नहीं, तो आपने बोला बैंक से कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारी गलती है, वापस उसे ऐड करो उसमें से, ठीक है। तो आप उसमें ऐड कर दोगे। आपको पेमेंट हुई, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ से आपको पेमेंट मिला, ठीक है, आपको पेमेंट दिया आपके कस्टमर ने, आपको पता नहीं चला था कैश बुक में एंट्री करने के लिए, तो लेकिन पासबुक में हो गई थी, कोई बात नहीं, अब उसे माइनस करके बैलेंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर आती है ये वाली चीज की बारी, अगर रॉन्गली डेबिटेड मतलब गलती से अगर बैंक ने काट दिया आपके अमाउंट में से पैसे, अकाउंट में से पैसे, तो हम कोई बात नहीं उसको वापस से ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट पे डिपॉजिट कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, कोई बात नहीं, अब उसे वापस से डिडक्ट कर लो। देखो, तो सम अप करूं तो एक चीज जरा ध्यान से देखो, जब मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया था तो जिन चीजों को मैं ऐड कर रही थी उन्हीं चीजों को मैं वहां पर माइनस कर रही हूं, ठीक है, ठीक है। जिन चीजों को मैंने अपने कैश बुक के साथ प्रिपेयर करते वक्त अपना ऐड किया था, पासबुक के साथ प्रिपेयर करते वक्त हम उसको माइनस करते हैं। लेकिन होता क्या केस है, जब आपके दोनों फेवरेबल बैलेंस होते हैं, ठीक है, जब आपके पास दोनों ही पॉजिटिव बैलेंस होते हैं, तब आप लोग इस चीज के हिसाब से चलते हो। तो बाकी चीजें तो अब हमें समझ में आ गई। मैं आपको एक बार अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का मतलब समझा देती हूँ कि अंडरकास्ट और ओवरकास्ट होता क्या है।
देखो बालको, भाई लोगों बहन लोगों सुनो, अंडर कास्ट का मतलब होता है कुछ भी अगर किसी के सामने भी अंडर कास्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपने जितना था उससे कम कैलकुलेट किया, भले ही वो पेमेंट हो, ठीक है, या फिर वो रिसिप्ट हो। अंडर कास्ट लिख कर आ गया इसका मतलब आपने उसको कम आका, मतलब आप सपोज आपको पेमेंट करनी थी 2000 की, लेकिन आपने सिर्फ पेमेंट लिखी हुई है 1000 की, तो आपने कितने कम से पेमेंट रिकॉर्ड कर रखी है 1000 से, तो पेमेंट साइड कितने से अंडर कास्ट हो गई 1000 से, ठीक है। आपको पैसा मिलना था 20,000 रुपए मिलने थे, आपने सिर्फ 18,000 रुपए जोड़े, ठीक है, आपने अपनी रिसिप्ट में सिर्फ 18,000 से एंट्री करी, तो कितने से आपका रिसिप्ट साइड जो था वो अंडर कास्ट हो गया, मतलब कितने की कमी थी आपकी रिसिप्ट साइड में 2000 की, ठीक है। तो किसी के भी साथ में अंडर कास्ट लिख कर आ रहा है, अंडर कास्ट का मतलब यही होता है कि जितना था उससे कम आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, उससे कम आपने एंट्री करी हुई है। तो उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड होता है, मतलब मेरा पेमेंट साइड कौन सा होता है कैश बुक का, बताओ जरा। कैश बुक का मेरा पेमेंट साइड कौन सा होता है, ये वाला क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट बट गोज आउट। तो जब ये वाला कम था मतलब मैंने पेमेंट कम करी थी, तो मेरे को उसमें ज्यादा ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। जब मैंने पेमेंट कम करी थी, अब जितनी पेमेंट और करनी है उतना और माइनस करना पड़ेगा मुझे अपने रिसिप्ट्स में से, ठीक है, तो इसमें मैं माइनस कर दूंगी। लेकिन अगर आप पासबुक के बेसिस पे बना रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर पेमेंट साइड आपने कम कर दी थी तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारा फायदा और हमारा इतना खर्चा होना ही नहीं था, तो हम उसको वापस से अपने पासबुक में ऐड कर देते हैं, ठीक है। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्टेड, मतलब आपने जितने आपको पैसे मिले थे उससे आपने कम एंट्री कर रखी है, ठीक है, आपने कम अमाउंट की एंट्री कर रखी है, कोई बात नहीं, ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दो, और उसका इनवर्स आपका इफेक्ट पासबुक वाले के अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें शो करोगे। अब बात आती है, अगर आपको ये दे रखा है कि डेबिट साइड ऑफ पासबुक इज अंडर कास्टेड, इसका मतलब क्या है कि हमने जितना विड्रॉ कर रखा है उससे कम शो कर रखा है। अब ये तो हमारे लिए फायदे की बात है ना, बताओ, आपने बैंक से विड्रॉ ज्यादा किया लेकिन पासबुक में आ कम रहा है, आपने बैंक से निकाले 10,000 रुपए लेकिन बैंक वालों ने शो कर रखे हैं सिर्फ 8,000 रुपए निकाल रखे हैं, तो उस हिसाब से क्या हुआ, हमारे पास 2,000 अभी भी पड़े हैं ना उसमें, तो कोई बात नहीं, उसको ऐड कर दो बैलेंस को, है ना। और अगर पासबुक को फॉलो कर रहे हो तो आप उसमें से माइनस करोगे, ठीक है, कि एक्चुअली में जितना होना चाहिए था उतना कर दो। क्रेडिट साइड मतलब डिपॉजिट साइड, अब डिपॉजिट क्या है, उसका नुकसान हमारा नुकसान है ना, मतलब हमने डिपॉजिट कम कर रखा, ज्यादा कर रखा था लेकिन बैंक ने कम शो कर रखा है, तो हमें पासबुक के हिसाब से बैलेंस करने के लिए अपने कैश बुक में से उसको माइनस करना पड़ेगा, एंड रिवर्स इसमें होगा, ठीक है। ओवरकास्टेड का मतलब क्या होता है कि जितना जरूरत था उससे ज्यादा आपने उसका मूल्यांकन, उसकी कैलकुलेशन, उसकी एस्टिमेशन कर रखी है, सॉरी, ठीक है। तो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, अगर पेमेंट मतलब, ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक कैश बुक अगर आपकी ओवरकास्टेड मतलब जितनी थी उससे ज्यादा आपने कैलकुलेट कर रखी है तो आप वापस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपका खर्चा ज्यादा हो गया था, ठीक है। मतलब सपोज आपकी पेमेंट साइड कैश बुक की कौन सी होती है, क्रेडिट साइड, मतलब आपका खर्चा तो था 10,000 का एक्चुअल, ठीक है, लेकिन आपने शो कर रखा है उसे 12,000 का, तो आपकी 2,000 से ओवरकास्ट हुई, तो अब क्या करोगे आप लोग, बैंक ने तो सही दिखा रखा है कि आपने 10,000 रुपए काटे, लेकिन आपने 12,000 किए, तो आप 12,000 वापस से प्लस कर दो, सिंपल है ना, तो हम उसे प्लस कर सकते हैं। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्टेड, ठीक है, अगर आपने पेमेंट आपको ज्यादा मिल रखी थी, कम मिलनी थी, लेकिन आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दी खुशी में आके, तो रियलिटी कभी ना कभी तो सामने आएगी, तो अब उसे अब अमाउंट को वापस से डिडक्ट करना पड़ेगा। अब अगर डेबिट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्टेड, डेबिट साइड मतलब कि आपने विड्रॉ कम किया था, कम अमाउंट का किया था, लेकिन बैंक ने ज्यादा शो कर रखा है, ठीक है, बैंक ने ज्यादा शो कर रखा है तो कोई बात नहीं, हम लोग उसमें प्लस करके दिखा देंगे, ठीक है। और क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्टेड का मतलब ये है कि आपके विड्रॉल्स उसने हम उसको माइनस करके दिखा देंगे। डेबिट साइड ऑफ पासबुक ऑफ ओवरकास्टेड का मतलब
ठीक है, हमने कम निकाला था लेकिन बैंक जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं आपने ज्यादा निकाला था, कोई बात नहीं, हम उसकी बातों में आके उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, और क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्टेड, मतलब कि आपके डिपॉजिट कम थे लेकिन बैंक ने ज्यादा शो कर रखा है, गलती से 1 0 फालतू लगा दिया, तो इसकी वजह से आपके अमाउंट बढ़ गई, तो वो खुशी मनाओ इतनी, तो उस अमाउंट को आप यहाँ पर प्लस कर दोगे। ठीक है, और उसका रिवर्स आपका पासबुक में चलता है। अब इन दोनों में से एक बैलेंस शो होगा। अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया है आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपका क्वेश्चन खत्म होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पे, और वो इस साइड शो करेगा। ठीक है, माइनस वाले साइड, क्योंकि हमें बैलेंस करना होता है ना। और जब मैंने ये वाली साइड डेबिट मांगनी है कैश बुक प्रिपेयर करते वक्त, तो मैं ये वाली साइड को क्रेडिट मानूंगी, है ना। और अगर मैं स्टार्ट कर रही हूं अपना क्वेश्चन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो पॉजिटिव दिखाने के लिए मैंने इसको क्रेडिट मांगना था, है ना। कैश बुक के पासबुक के हिसाब से मेरा क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट मतलब माइनस, है ना। तो जब बैलेंस आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड में, वो मेरा माइनस साइड ही शो होगा, क्योंकि पासबुक के हिसाब से माइनस मतलब डेबिट। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग कल क्या करेंगे ना, अभी हम इसको यही ऐड करेंगे। आप अपने चाहो तो अपने प्रैक्टिकल अगर आप कर रहे हो तो उसमें इन चीजों की हेल्प ले सकते हो, आपको बहुत ज्यादा इजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कल हम लोग करेंगे अनफेवरेबल बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट वाले बैलेंस की बात करेंगे। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, उनके हिसाब से मैं आपको ट्रांजेक्शन्स बताऊंगी सारी की सारी, और उसको हम बहुत जल्दी रैप अप कर लेंगे, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको कैसे करवाऊंगी, देखो, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स ऑलमोस्ट सारी सेम ही होती हैं। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन्स लिख देंगे और चारों में मैं आपको एक साथ एंट्री करके दिखाऊंगी। ठीक है, कि चारों में आपको कैसे एंट्री लेनी है, और फिर आपका बैलेंस भी देखना कितने बढ़िया तरीके से निकल कर आएगा हर चीज का। ठीक है, तो उस चीज से आपके सारे कॉन्सेप्ट भी एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिए, जितना मैंने पढ़ाया अभी तक उतने में से। ठीक है, और मेहनत करते रहो। हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।